बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के सिद्धांत की पर्वत किस प्रकार पर्वत का निर्माण होता है, ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो कुछ पर्वत जो आकृतियां हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है वलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। नाम से पता चल रहा है कि वलित यानी कि फोल्डेड, जो फोल्ड कर की विधि से बना हो। शेल परतों में अंतर्जात शक्तियों द्वारा वलन पड़ने पर ये पर्वत उत्पन्न होते हैं। शेल जो शेल मतलब या चट्टानों से है। शेल परतों में यानी कि ऊपर के जो भाग में, उसमें अंतर्जात शक्तियों द्वारा यानी कि अंदर की जो शक्तियां हैं, नीचे से जो मौजूद शक्तियां हैं, उनके द्वारा वलन पड़ने की जो क्रिया होती है, उससे ही इन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये फोल्ड नीचे क्रिया ऊपर की ओर जा रहा है ये धीरे-धीरे, और ऊपर वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ठीक है? उसके बाद दूसरा है बृहस्पति पर्वत। तो बृहस्पति पर्वत में ये होता है कि आसपास के धसे हुए भागों के मध्य ऊंचे उठे पर्वत बृहस्पति पर्वत कहलाते हैं। आसपास के धसे हुए भाग, नोट करना है इस बात को कि आसपास के धसे हुए भाग। चित्र में देखो, आसपास के बड़े बड़े तीर जैसे जो निशान बने हुए हैं, ये आसपास के धसे हुए भाग हैं के मध्य और उनके बीच में एक उठा हुआ पर्वत बना हुआ है। ठीक है ना? आसपास जो कोने जैसे निकले हुए हैं, वो धसे हुए भाग है और इनके बीच में एक पर्वत का निर्माण हो गया है। इसको बोलते हैं हम बृहस्पति पर्वत। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत को हम डोम माउंटेन्स भी कहते हैं। भूपटल में चापाकार उभार गुंबद कहलाता है। हमें पता है गुंबद कैसा होता है। चापाकार जो उभार होता है भूपटल पर, उसको हम गुंबद बोलते हैं, और उभार की ऊंचाई कम होने पर वह पठार के रूप में होता है। उभार की ऊंचाई जब कम होगी तो पठार, देखो वहां पे पठार जहाँ लिखा हुआ है वहाँ ऊंचाई कम है, और कम होने पर वो पठार के रूप में होता है, और अधिक ऊंचा होने पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। जहाँ पर्वत लिखा हुआ है वहां देखना इसकी ऊंचाई अधिक है। जहाँ कम ऊंचाई है वो तो पठार, जहाँ अधिक ऊंचाई है वहां पे पर्वत। तो ये गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। चौथे नंबर का हमारा पर्वत है संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। इसको माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है? ये पर्वत धरातल पर मलबा, लावा इत्यादि पदार्थों के संग्रह से उत्पन्न होते हैं। और मलबा, लावा किस में निकलते हैं बच्चों? ज्वालामुखी में निकलते हैं। ठीक है? तो उन पदार्थों के संग्रह से ही ये पर्वत बनते हैं। आरंभ में इनका आकार टीलों की भांति होता है। आरंभ में क्या होता है, जैसे टीले होते हैं वैसे ही इनका आकार होता है, और ज्वालामुखी क्रिया से निःसृत पदार्थों से निर्मित शंकु द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। जब इनमें ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें निःसृत पदार्थ, उसमें कुछ पदार्थ धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलकर बाहर फैलते हुए चलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया हमने पहले भी बताई है आपको किस तरीके से होती है कि जमीन धरती के अंदर से कुछ पदार्थ उसमें पाइप के द्वारा ऊपर की ओर निकला करते हैं, द्रवित भाग है जो उसका, और आसपास फैल जाते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से निःसृत पदार्थों से निर्मित शंकु द्वारा ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। और ज्वालामुखी पर्वत को कौन सा पर्वत के नाम से भी जानते हैं? संग्रहित पर्वत के नाम से। ये चार रचना हमारे पर्वतों की है कि पर्वत निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोबर का भू अभिनीति सिद्धांत, कोबर्स जियोसिंक्लाइनल ओरेगन थ्योरी। ठीक है? जर्मन विद्वान कोबर 1923 ने भू अभिनीति में निर्मित वलित पर्वतों की उत्पत्ति बताई है। जर्मन विद्वान कोबर ने किसमें बताई है? भू अभिनीति में निर्मित वलित पर्वतों की उत्पत्ति बताई है। इससे हमारी जो भू अभिनीति है वहां पर किसकी उत्पत्ति हो रही है? वलित फोल्ड यानी कि फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हो रही है। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भू-समितियों में संबंध स्थापित करना था। इनका उद्देश्य क्या था कि जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है, जो स्टेबल है ना, दृढ़ भूखंड तथा भू-समितियों में एक संबंध बताना था।
उनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। किस पे? संकुचन की शक्ति पे, यानी कि किसी चीज़ का फैलाव होता है तो वो बड़ा रूप ले लेती है और संकुचन होता है यानी कि सिमट जाता है ना? तो संकुचन की शक्ति पर आधारित है और पृथ्वी में संकुचन के कारण अग्र देशों में गति उत्पन्न होती है। ये हमने आगे चित्र बनाया, उसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा। पृथ्वी में संकुचन के कारण अग्र देशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे संपीड़न बल उत्पन्न होता है तथा भू अभिनीति का तलछट पर्वत का रूप धारण कर लेता है। चित्र में हम देखते हैं कि हम देखो किनारे वाले भागों पे, आसपास के भागों पे हमने लिखा है अग्रभूमि, लिख रहा है अग्रभूमि। फिर उसके अंदर आगे चलेंगे तो किनारे की श्रेणियां लिखा हुआ है, ये किनारे की श्रेणियां है, बीच में है मध्यपिंड, फिर किनारे की श्रेणियां और फिर अग्रभूमि। ठीक है, इसी चीज को दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको, चित्र ध्यान से देखिए। पृथ्वी संकुचन के कारण अग्र देशों में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अग्र देशों में गति उत्पन्न हो रही है, जिससे संपीड़न बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? संपीड़न का बल लग रहा है और भू अभिनीति का तलछट पर्वत का रूप धारण कर लेता है। एक और चित्र यहाँ पे बनाया गया है जिसमें नीचे बेसाल्ट है और उसमें देखो बिछाव की दिशा बनी हुई है। ध्यान से देखो बिछाव की दिशा कहाँ आ रही है? बीच वाले भूखंड की ओर है और एक भूखंड है जो स्थिर भूभाग है, वो स्थिर है और एक में बिछाव आ रहा है। ठीक है, तो इससे कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो गई? ये तलछट में मोड़ पड़ गए। देखो आप तलछट में जिगजिग सी गति से मोड़ पड़ गए। इस तलछट के कारण क्या होता है? पर्वत का रूप ये धीरे धीरे धारण कर लेता है। ठीक है, तो कोबर का भू अभिनीति सिद्धांत यही है। अब इसकी थोड़ी आलोचना है इसके कोबर के बारे में, वो ये है। पहली आलोचना तो हम कहते हैं कि पर्वतीकरण के लिए उपयुक्त बल की समस्या प्रमुख है। ये बोल रहा है कि जब पर्वतीकरण की क्रिया होती है, पर्वत निर्माण होने लगता है, तो बल की समस्या प्रमुख है कि कौन सा बल और कितने प्रकार का बल वहाँ पे काम करता है। दूसरा है कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न शक्ति की सामर्थ्य संदिग्ध है। अगला ये बोल रहा है कि कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन, जब पृथ्वी में संकुचन पैदा होता है, सिमटती है वो, तो उत्पन्न शक्ति की सामर्थ्य संदिग्ध ही बता रहे हैं यहाँ पे। तीसरी जो आलोचना की गई है वो ये है कि कोबर ने दोनों अग्रदेशों के परस्पर खिसकने पर दोनों ओर से आने वाली संपीड़न के कारण वलन क्रिया बताई है। ये बोल रहे हैं कि दोनों ओर से क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है, जिसके कारण वलन क्रिया बताइए। सुएस ने असहमति प्रकट करते हुए बताया है कि भूसंहति का केवल एक स्थलीय पाश खिसकता है। सुएस बोलते हैं कि भूसंहति का भूस्थलखंड स्थलीय एक ही पाश खिसकता है, भूसंहति का केवल एक ही स्थलीय पाश खिसकता है तथा दूसरा पार्श्व कौन है? स्थिर रहता है ना? चौथी जो कंडीशन बताइए वो है कि कोबर के सिद्धांत द्वारा पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत आल्प्स और हिमालय की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण उचित है। कि कोबर के सिद्धांत द्वारा पूर्व पश्चिम दिशा में जो विस्तृत आल्प्स और हिमालय की उत्पत्ति है, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा यहाँ ठीक जान पड़ रहा है। ठीक है, अगला सिद्धांत है जोली का रेडियो सक्रियता या तापीय चक्र सिद्धांत, रेडियो एक्टिविटी और थर्मल साइकिल थ्योरी ऑफ जोली। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और थर्मल साइकिल थ्योरी ऑफ जोली। यहाँ जोली का सिद्धांत पढ़ेंगे हम। जोली ने 1925 में प्रस्तुत पर्वतीकरण का सिद्धांत दिया। उसमें बताया कि पृथ्वी के धरातल के इतिहास का सिद्धांत जो जोली द्वारा दिया गया है, वो भी प्रमुख है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ नाम से भी विख्यात है। ये किस और नाम से विख्यात है? पृथ्वी के धरातल के इतिहास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के नाम से भी विख्यात है। इनके अनुसार महाद्वीप हल्के सियाल से निर्मित है। महाद्वीप किससे निर्मित है? हल्के सियाल से निर्मित है, जिसका घनत्व 2.7 है। कितना घनत्व है इसका? 2.7। महासागरीय तलीय सीमा निर्मित है। हमने पढ़ते पढ़ी थी सियाल सीमा और निफे
आपको ध्यान हो तो इससे पहले पूर्व चैप्टर में हम इनको पढ़ चुके हैं तीनों परतों को। तो महासागरीय तली कहाँ पे है? सीमा निर्मित है, जिसका घनत्व 3 है और भूपटल के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ वितरित है। भूपटल के नीचे कौन से पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनके विखंडन से ऊष्मा यानी कि ताप पैदा होता है, किंतु विकिरण के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न ताप बाहर निकल जाता है। लेकिन जब विकिरण की क्रिया होती है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो ताप उत्पन्न हुआ था वह बाहर निकल जाता है। महासागरों के नीचे रेडियोएक्टिव पदार्थों की मात्रा कम होने पर भी ताप संचित होता है। जब महासागर के नीचे रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा फिर कम पाई जाती है, फिर भी वहां पे ताप का संचित हो जाता है। अधः स्तर की बेसाल्ट शिलाओं का द्रवणांक 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? अधः स्तर की बेसाल्ट शिलाओं का जो द्रवणांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अधः स्तर के पिघलने पर सीमा के विस्तार से ग्लोब के व्यास में भी विस्तार होता है। जब अधः स्तर का पिघलने लगता है तो उससे सीमा में विस्तार होता है और ग्लोब के व्यास में भी विस्तार होता है। तब महाद्वीप ऊपर उठ जाते हैं। तब क्या होता है कि महाद्वीप ऊपर उठ जाते हैं और पिघलने पर सीमा का घनत्व कम हो जाता है। जब ये पिघलने की क्रिया होती है तो सीमा का घनत्व कम हो जाता है, तो सियाल उसमें डूबने लगता है। जिससे सीमा का घनत्व होगा तो सियाल उसमें डूबने लगेगा। फलस्वरूप सागरीय जल महाद्वीपों के किनारे पर चढ़ जाता है। तो जो सागरीय जल होता है वो कहाँ चढ़ जाता है? महाद्वीपों के किनारे पर चढ़ जाता है। जलमग्न महाद्वीपीय किनारों पर तलछट के निक्षेप होने लगते हैं और जो महाद्वीप के किनारों पर जो जलमग्न की स्थिति हुई थी वहां किसका निक्षेप होगा? तलछट का निक्षेप होगा। किसका होगा? तलछट का। कहाँ पर? जलमग्न महाद्वीपीय किनारों पर। इस प्रकार भू अभिनीति उत्पन्न होती है। इस भू अभिनीति सागर में एकत्रित तलछट में संपीड़न होने के कारण कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ पे? इस भू अभिनीति सागर में एकत्रित जो तलछट है उसमें जब संपीड़न होने पर वलन उत्पन्न होते हैं तथा पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, वलन उत्पन्न होने से यहाँ पर्वतों का निर्माण हो रहा है। अब पढ़ेंगे हम होम्स का संवहन धारा सिद्धांत। होम्स कन्वेक्शन करंट थ्योरी। होम्स कन्वेक्शन करंट थ्योरी। होम्स 1928-29 का सिद्धांत पृथ्वी के अधः स्तर में उठने वाली संवहन धाराओं पर आधारित है। इसमें क्या है? होम्स में जो 1928-29 में इन्होंने सिद्धांत दिया था जो पृथ्वी के अधः स्तर में उठने वाली संवहन धाराओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? पृथ्वी के अधः स्तर में। अधः स्तर यानी पृथ्वी का जो अंदर का भाग है धरातल का, उसमें उठने वाली संवहन धाराओं पर आधारित है। संवहन धाराओं की क्रिया चक्रीय होती है। किस प्रकार होती है? चक्रीय यानी कि एक चक्कर के रूप में घूमती हुई होती है। ठीक, इस हम डायग्राम द्वारा इसको पूरा पढ़ेंगे। देखिए, पूरा देखेंगे कि किस तरह से ये चक्रीय गति होती है। क्रिया है जो चक्रीय होती है। इनके द्वारा पर्वतीकरण 3 अवस्थाओं में संपन्न होते हैं। इनके द्वारा जो पर्वतीकरण की क्रिया है 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। प्रथम अवस्था ये भू अभिनीति के निर्माण की अवस्था है। किसकी अवस्था है ये? भू अभिनीति के निर्माण की अवस्था है। ये सबसे लंबी अवधि होती है। कितनी अवधि होती है इसकी? सबसे अधिक अवधि इसी की ही होती है जो प्रथम अवस्था होती है। 2 केंद्रों से आने वाली धाराएं परस्पर मिलकर महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भू अभिनीति का निर्माण करती है। 2 केंद्रों से, किधर से आ रही है? 2 केंद्रों से आने वाली धाराएं परस्पर मिल जाती हैं और महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भू अभिनीति का निर्माण करती है। ठीक है। द्वितीय जो अवस्था होती है उसमें यह पर्वत निर्माण की अवस्था है। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था है। इसमें संवहन धाराओं की गति तीव्र होती है। पहली में तो क्या था? प्रथम अवस्था में कि ये भू अभिनीति के निर्माण की प्रथम अवस्था है, सबसे लंबी अवधि लगती है इसमें, है ना, समय सबसे ज्यादा लगता है।
और देख 2 केंद्रों से आने वाली धाराएँ परस्पर मिलकर महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भू-अभिनीति का निर्माण करती है। जबकि द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि ये पर्वत निर्माण की अवस्था है और इसमें संवहन धाराओं की गति तीव्र होती है। किसकी गति तीव्र हो रही है यहाँ पे? संवहन धाराओं की गति तीव्र होती है, किंतु इसकी अवधि कम होती है। ये बहुत ही कम अवधि में ये काम होता है। इसकी अवधि कम होती है पर्वत निर्माण की अवस्था में। भू-अभिनीति के तलछट में बिछाव से वलन पड़ते हैं। जब भू-अभिनीति के तलछट में बिछाव होने लगेगा तो उसके कारण वलन पड़ते हैं। तृतीय अवस्था ये पर्वतीय विकास की अवस्था है। एक्लोजाइट शेलें दबाव के कारण भूगर्भ में गहराई तक धंसती है। ये किसकी अवस्था है? पर्वतीय विकास की। सेकंड अवस्था कौन सी थी? पर्वत निर्माण की। तृतीय अवस्था कौन सी है? ये पर्वत विकास की अवस्था है। एक्लोजाइट शेलें जब दबाव के कारण भूगर्भ में गहराई तक धंसती है तो अधिक ताप के कारण पिघलती व फैलती है। कौन सी शेलें हैं यहाँ पे? एक्लोजाइट शेलें, है ना? तो जब वो अधिक गहराई तक दबाव के कारण भूगर्भ में गहराई तक धंसती है तो अधिक ताप के कारण पिघलती व फैलती है। जब टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो या तो पिघलना और पिघलते से ही चीज़ें फैलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? तथा ऊपर उठती है, फैलती भी है और ऊपर भी उठती है, जिससे पर्वत भी ऊंचे उठते हैं। मैं तृतीय अवस्था को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ देखो, ये पर्वतीय विकास की अवस्था है। एक्लोजाइट शेलें दबाव के कारण भूगर्भ में गहराई तक धंसती है, अधिक ताप के कारण पिघलती है, फैलती है तथा ऊपर उठती हैं, जिससे पर्वत भी ऊंचे उठते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भू-अभिनीति क्षेत्र दिया गया है ऊपर, इसमें धाराएं चल रही है। देखो, एक शीतल, नीचे अति उष्ण और नीचे क्या हुआ आगे केंद्र, है ना? दूसरी तरफ से जो डायरेक्शन चल रहा है उसमें शीतल और उष्ण धाराएं दोनों चल रही है और बीच में उष्णतम, अति उष्ण, उष्ण और शीतल, इस तरीके से इसमें गति हो रही है और धीमी बढ़ने वाली धाराएं इसमें साइड में, हाँ इधर देखो, धीमी बढ़ने वाली धाराएं हैं यहाँ पे, ठीक है? ये भू-अभिनीति का क्षेत्र है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो चित्र है उसमें देखो, इसमें वलन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जहाँ पे शीतल धारा थी पहले डायग्राम में, वहाँ अब उष्ण और उष्णतम धाराएं आ गई। उष्णतम हो गया है और उष्ण, और नीचे का जो भाग है जो अति उष्ण था जहाँ पे, वहाँ पे शीतल हो गया है। बीच में, दोनों धाराओं के बीच में जो नीचे का भाग है वहाँ पे शीतल लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, वो शीतल है। और कौन सी धाराएं हैं यहाँ पे? तीव्र धाराएं हैं। पहले चित्र में क्या थी? धीमी बढ़ने वाली धाराएं, और इस दूसरे चित्र में क्या है? तीव्र धाराएं। तीसरा चित्र हम ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो, ऊपर तो दूसरे चित्र में वलन का निर्माण हुआ था, वहीं वलन अब ऊंचा उठ गया है और किसकी उत्पत्ति हो गई है? पर्वत की उत्पत्ति हो गई है। और यहाँ पे जो धाराएं हैं, उष्ण, शीतल और शीतल, इस प्रकार से धाराएं चल रही है। और अति उष्ण, पर्वत के नीचे जो धाराएं चल रही है वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है? अति उष्ण है। और धाराएं भी उष्ण और शीतल चल रही है और नीचे का भाग भी शीतल हो गया है। ये कौन सी धाराएं? धीमी होती धाराएं, है ना? फर्स्ट डायग्राम में तो क्या था? धीमी बढ़ने वाली धाराएं, और सेकंड कंडीशन में क्या था? तीव्र धाराएं, और लास्ट में है धीमे होती धाराएं। एक बार फिर डायग्राम आपको रिपीट कर देती हूँ मैं। ये देखो, फर्स्ट डायग्राम में क्या था? धीमी बढ़ने वाली धाराएं थी, सेकंड में तीव्र धाराएं हैं, और अंत में वापस शुभ धाराओं की गति कम हो जाती है और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसके विकास रूप धारण कर लेती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।